नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सबका मेरे आयुर्वेद एकेडमी में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज की आयुर्वेदिक दवा है बलारिष्ट। क्या देखिए, बलारिष्ट मतलब उसमें सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति कौन सी है? बला, जिसको लैटिन नाम है सीडा कॉर्डिफोलिया। SIDA, सीडा कॉर्डिफोलिया मतलब बला है। हाँ, नाम से आपको पता चला होगा कि बला, इसका रिलेशन किससे है? बल से है। बल का मतलब होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स। हमारी जो स्नायु या मांसपेशियां हैं उसकी ताकत आप चित्र में देखिए। ऊपर जो हमें सुन रहे हैं ना, ये ऑडियो बुक जैसे सुन रहे हैं, तो ये उधर पिक्चर है, ऊपर देखिए उधर पिक्चर में कैसे दिखा है। बॉडी बिल्डर एक आदमी दिखा है ना, तो वो पंजा खेल रहा है ना दूसरे के साथ। मतलब वो एक दफ़ा अपने देखते समय दाहिने वाले बाजू के बजाय बाएं वाले बाजू के मसल जो है वो बहुत स्ट्रांग है, तो शायद उसने बलारिष्ट लिया होगा। ठीक है, तो ये बलारिष्ट है, उसमें बला है, उसके साथ साथ अश्वगंधा भी है, गुड़ है। गुड़ का मतलब जैगरी, धायटी के फूल है, क्षीरक आकोली है, एरंड मूल, एरंडा का मूल का मतलब होता है कास्टर ऑयल, रासना, सॉरी, एरंड मूल का मतलब है रिसिनस या कास्टर बोलते हैं ना, कास्टर ऑयल। तो ये एरंड बहुत वातग्न है, उत्कृष्ट वातग्न है, वातानुलोमक है, लैक्सेटिव है। रासना है, ये भी हमारा दर्द वगैरह कम करती है, वेदना शामक है और वात शामक है। वेलची उस है, वेलदोड़ा मतलब कार्डामम, प्रसारणी, लज्जालू है, लवंग, क्लो है, इसमें वाला है और गोखरू है। तो इस घटक द्रव्य के पहले क्या करते हैं कि प्रथमतः बला और अश्वगंधा इनका काढ़ा बनाते हैं। काढ़ा का मतलब कषाय या डिकॉक्शन। उसमें जो बाकी के बचे हुए जो द्रव्य है उसके चूर्ण मिलाकर उसमें गुड़ डालते हैं, धायटी के फूल डाल देते हैं और इसके द्वारा नेचुरल फर्मेंटेशन बोलते हैं, संधान क्रिया, आयुर्वेद का शब्द है संधान क्रिया का मतलब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बनाकर बलारिष्ट तैयार किया जाता है। तो ये जो बला वनस्पति है वो शीत वीर्य की है, मतलब ठंडी है, ठंडेपन देने वाली है, और मधुर रस की है। मधुर का मतलब मीठा स्वाद है इसका, और उसके साथ साथ स्निग्ध है। स्निग्ध का मतलब अंचसनेस, जिसका का जोड़ने का काम होता है, सेल्यूलर रीजनरेशन का काम होता है। तो शीतवीर्य के कारण, मधुर रस के कारण, स्निग्ध गुण के कारण ये वनस्पति नरिशिंग है, जिसको बल्य है, मतलब शरीर के सब धातुओं को पुष्टि देने वाली है। ज़्यादातर मांस के ऊपर इसका काम ज़्यादा होता है। मांस धातु का 3 प्रकार में फ़ायदा मिलता है। मसल्स जो है ना, पहले तो स्ट्रेंथ बढ़ती है उसकी, ताकतवर बन जाते हैं पूरे के पूरे स्नायु। जैसे आप तो जानते हैं हेमीप्लेजिया है, पैरालिसिस है, इसमें ताकत कम हो जाती है ना। कई कभार संधिवात में भी ताकत कम हो जाती है। वेट लॉस जब होता है हमारा, तब भी ताकत कम होती है शरीर की। मसल पूरे 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 एट्रोफी हो जाते हैं, निकल जाते हैं शरीर से, और पूरे के हड्डियाँ जैसे बची हुई रहती है। हाँ, स्केलेटल बॉडी बोलते हैं उसको। तो ये इसमें मांस धातु जो है उसका नरिशमेंट हमें करना है, उसका संवहन का मतलब टोन बढ़ाना है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है ना, सब चीज़ें, ताकत बढ़ानी है। तो इसके लिए ये बलारिष्ट हम इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादातर वात रोग जिसको कहते हैं हम, आयुर्वेद में वात रोग बीमारी बताई है, वात की बीमारी। वात पित्त कफ हमारे शरीर के बायो एनर्जीज हैं, है ना। वात पूरे हलचल जो है हमारी शरीर मूवमेंट जो होती है उसके लिए जिम्मेदार है, चाहे वो स्नायु की मूवमेंट्स हो, बोनी जॉइंट्स की मूवमेंट हो, हड्डी की हड्डी जोड़ों की मूवमेंट हो, या अंदर वाली रेस्पिरेटरी सिस्टम हो या कार्डियक सिस्टम हो, उसमें फेफड़े की और हृदय की जो हलचल है। तो ये सब की सब हलचल जो है वात रोग पर, मतलब वात बायो एनर्जी के ऊपर निर्भर होती है। तो ये वात जो है ना, बायो एनर्जी, उसमें प्रकुपित हो जाते हैं, कभी कभार वात प्रकुपित हो जाता है तो उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, होमेस्टेसिस नष्ट हो जाता है। तो साम्यावस्था, संतुलन निकल जाने के कारण जो वात बीमारियां होती हैं उसमें 2 प्रकार किए जाते हैं। एक है धातु क्षयजन्य वात प्रकोप, ये 2 शब्द आप लिखते जाइए, धातु क्षयजन्य वात प्रकोप। इसमें धातु का मतलब मेटल नहीं है, धातु का मतलब है टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये हमारे शरीर के सप्त धातु हैं। ठीक है, उसमें डेफिशिएंसी आ जाने से उसको क्षय बोलते हैं। क्षय का मतलब टीबी भी होता है, फिर यहाँ आयुर्वेद में धातु क्षय का मतलब धातु की डेफिशिएंसी। ठीक है, तो धातु की डेफिशिएंसी या कौन सी भी घटक की कमतरता होने के कारण ये वात प्रकोप होता है, तो उसको बोलते हैं धातु क्षयजन्य वात प्रकोप। वात रोग का, वात प्रकोप का और एक कारण है, वो भी आप लिखते जाइए, उसको बोलते हैं मार्गावरोधजन्य वात प्रकोप। मार्ग
अवरोध जन्य। मार्ग का मतलब होता है जो हम रास्ते रहते हैं ना, शरीर के पूरे स्रोतस रहते हैं, चैनल्स रहते हैं, उसमें कहीं भी रुकावट आ गई, चाहे वो कॉर्नरी थ्रोम्बोसिस हो, चाहे वो रीनल आर्टरी में थ्रोम्बोसिस हो गया हो, चाहे वो मेंदू में सेरेब्रल आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया हो, कहीं भी रुकावट है, मे बी बिकॉज ऑफ द आम, जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं, इनडाइजेशन के हिसाब से वो टॉक्सिन जैसा मटेरियल बनता है और वो पूरे के पूरे वेसल्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से वात प्रकोप करता है। फिर ये बलारिष्ट जो है, ये दो प्रकार के वात विकार में ज़्यादातर धातु क्षयजन्य सिर्फ वात प्रकोप जब होगा तभी आपको इस्तेमाल करना है। बात समझ में आ रही है ना? दो प्रकार के मैंने वात प्रकोप बता दिया आपको, एक धातु क्षयजन्य और दूसरा ऑब्स्ट्रक्टिव फेनोमेना, हाँ, ऑब्स्ट्रक्शन मार्गावरोधजन्य। तो ऑब्स्ट्रक्टिव फेनोमेना में बलारिष्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, सामावस्था में बलारिष्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ निरामावस्था, जहाँ आम नहीं है, जहाँ टॉक्सिन्स नहीं है, बॉडी की पूरी शुद्धि हो गई है, चाहे वो पंचकर्म से हो, चाहे वो मसाज से हो या वमन विरेचन से हो, उसके बाद एक 2-3 महीने के बाद जो हमारी ताकत चली जाती है, उसके लिए ये बलारिष्ट शमन चिकित्सा के तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप बोलेंगे सर ये कैसी अभी स्थिति पैदा हो सकती है, तो पहले जान लीजिए कि इसमें, इस कल्प में बला के अलावा अश्वगंधा और क्षीरकाकोली ये द्रव्य भी मधुर रस की है, शीत है और स्निग्धता उत्पन्न करने वाली है। इसी के कारण ये बल्य जो एक्शन है वो बढ़ावा देने के लिए ये साह्यभूत सभी के सभी जो द्रव्य वो काम करते हैं। बलारिष्ट में एरंडमूल, रासना और प्रसारणी, एरंडमूल, रासना, प्रसारणी और गोखरू ये भी वातनाशक दवा है। ठीक है, तो इससे का कारण, ये गुणकर्म के कारण बलारिष्ट अनेक वात विकार में काम आता है। ज़्यादातर मांस क्षय या मांस शोष, जिसको हम वेस्टिंग ऑफ मसल्स बोलते हैं, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल ओरिजिन से हो, चाहे वो कुछ लोकल इस्चमिक प्रॉब्लम से हो, तो वेस्टिंग, WASTING, जिसको शुष्क हो जाते हैं, स्नायु शुष्क हो जाते हैं, वेट लॉस हो जाता है, कई कबार हमारे ट्यूबरकुलोसिस के कारण क्षय रोग हो जाता है, कैंसर होने के कारण, कैंसर में भी वेट लॉस दिखाई देता है, एनोरेक्सिया वेट लॉस होता है। ठीक है, हाइपर थायरॉयडिज्म जब हो जाती है, थायराइड की बीमारी, तो भी वेट लॉस हो जाता है। HIV एड्स हो गया तो भी वेट लॉस हो जाएगा। खाने पीने को अच्छी तरह से नहीं मिल रहा है, अंडर नरिशमेंट है, माल नरिशमेंट है, तो भी वेट लॉस हो सकता है। तो जहाँ जहाँ वेट लॉस है वहाँ आपको बाह्यतः पहले तो मसाज करना चाहिए। उसके लिए धान्वंतरम कुजम्बू, कौन सा तेल इस्तेमाल करेंगे? धान्वंतरम कुजम्बू से आप मसाज कीजिए बॉडी को, और पेट में शमन के लिए ये बलारिष्ट दे दीजिए। उससे उसका जो कार्श है, कृशता है, हाँ, वेट लॉस हो गया है, वो उससे राहत मिलेगी, वो वेट बढ़ जाएगा। ट्रेमर्स कई कबार उत्पन्न हो जाते हैं धातु क्षय के कारण, वो ट्रेमर्स भी कम हो जाएंगे। कई कबार धातु क्षय के कारण निद्रानाश की शिकायत होती है, नींद नहीं आती, उसमें भी ये बलारिष्ट काम आएगा। और कई कबार भ्रम उत्पन्न हो जाता है, भ्रम का मतलब है वर्टाइगो, गिडीनेस, तो इसी अवस्था में ये बलारिष्ट आप दे सकते हैं। जहाँ भी डेबिलिटी है, वीकनेस है, वेट लॉस है, भूख नहीं लगती, इस सब पेशेंट्स को नरिशमेंट के लिए, स्टेबिलिटी के लिए ये बलारिष्ट आपको देनी चाहिए। फिलहाल एक बात ध्यान से सुनिए कि स्थूल व्यक्ति के बगैर, स्थूलता में, ओबेसिटी में जो वात प्रकोप है, इसमें आप इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, हाँ, उसमें आम हो सकता है। तो जो भी कृश व्यक्ति हैं, जिसका वेट लॉस हो गया है और जिनको ये ट्रेमर्स की शिकायत है या निद्रानाश की शिकायत है या वर्टाइगो की शिकायत है, उन वात विकारों में आप बिल्कुल ये दे सकते हैं। और न्यूरोलॉजिकल कई कबार, जैसे पार्किंसोनिज्म एक डिसीज़ है, या हेमिप्लेजिया है, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या मोटर न्यूरॉन डिसीज़ है, इन सब में भी सपोर्टिव तरीके से साह्यभूत करके ये बलारिष्ट आप दे सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ रोग अवस्था में नहीं बल्कि नॉर्मल पर्सन को भी, जब ऐसा होता है कि हाँ, हमारे पास ऐसे यंग चैप्स आ जाते हैं, उनको लगता है कि हमारा वेट बढ़ना चाहिए, हमें कुछ जनरल टॉनिक दे दीजिए, तो कई मॉडर्न देने के बजाय आप बलारिष्ट का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। 2 से 4 चम्मच दिन भर में 2 बार खाना खाने के बाद आप बिल्कुल ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये वीडियो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।